नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं लेथ मशीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारा चल रहा था। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा पहले पार्ट का, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ के निम्नलिखित भागों में से किसमें उच्च संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए। ऑप्शन है बेड, मेन स्पिंडल, लीड स्क्रू, गियर इन हेड स्टॉक। देखिए लेथ के विभिन्न भागों में जिस उच्च यानी कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वह हमारा रहता है बेड। बेड में क्या होना चाहिए, हमारा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। बेड ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन से बनाया जाता है जिस पर लेथ के कार्यकारी भाग यानी कि वर्किंग पार्ट्स डिपेंड होते हैं। यह मशीन की फाउंडेशन है। यह सभी अंग पर इस पर फिट होते हैं। कास्ट आयरन के निम्नलिखित गुण होते हैं जैसे कि हाई संपीड़न सामर्थ्य, और यह वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, या अधिक कंपन को भी यानी कि वाइब्रेशन को सहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ से ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को किस में हम लोग पकड़ते हैं। तो देखिए अगर आपको लेथ मशीन पे अगर आपको ड्रिलिंग करना है तो हम लोग जो ड्रिल रहता है उससे हम लोग पकड़ते हैं टेल स्टॉक में। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेल स्टॉक। लेथ से ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग जो ड्रिल टूल रहता है उसे हम लोग टेल स्टॉक में पकड़ते हैं, और टेल स्टॉक के स्लीव के टेपर में डेड सेंटर के स्थान पर लगाया जाता है। टेल स्टॉक का हैंड व्हील टेल स्टॉक के स्पिंडल के टेल स्टॉक कास्टिंग के अंदर तथा बाहर मूव कर सकता है। इसे हम लोग माउस टेपर होता है, इसमें माउस टेपर होता है। टेल स्टॉक के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं जैसे कि लेथ ऑपरेशन करने के लिए लंबे जामों को ढीले सिरे को सहारा देना, और कटिंग टूल जैसे कि ड्रिल चक, ड्रिल्स और रीमर आदि को पकड़ना। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ बेड में होते हैं। तो देखिए लेथ बेड में क्या होते हैं आपको बताना। ऑप्शन है वी गाइड वेज और फ्लैट वेज का एक सेट, वी गाइड वेज और फ्लैट वेज का 2 सेट, वी गाइड वेज और फ्लैट वेज के 3 सेट, वी गाइड वेज और फ्लैट वेज के 4 सेट। तो देखिए जो लेथ बेड में क्या होता है आपका कि वी गाइड वेज और फ्लैट वेज का 2 सेट होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेड का वह भाग जिस पर खराद के स्लाइडिंग चलते हैं जिन्हें बेड वेज या गाइड वेज कहते हैं। बेड वेज के आकार के अनुसार कई प्रकार के होते हैं जैसे कि हमारा हो गया फ्लैट बेड वेज, वी बेड वेज, चपटे एवं वी दोनों को मिश्रित करके कम्बिनेशन बेड वेज बनाया जाता है, यानी कि कम्बिनेशन बेड वेज हो गया। और हमारा चौथा हो गया गैप बेड वेज। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्मी थ्रेड के लिए टूल का एंगल कितना रखा जाता है। तो देखिए जो एक्मी थ्रेड रहता है इसका जो एंगल रहता है वो हमारा 29 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। बाकी और किसके किसके लिए कितना एंगल होता है आइए हम लोग उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चूड़ी का प्रकार दिया और उस सामने उसका एंगल दिया है। तो BSW चूड़ी का जो एंगल होता है हमारा 55 डिग्री होता है, और जो ब्रिटिश एसोसिएशन का होता है वह हमारा होता है 47.5 डिग्री, यानी कि 47.5 डिग्री होता है। और जो एक्मी थ्रेड रहता है हमारा 29 डिग्री होता है, और जो मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है हमारा 60 डिग्री होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि हैंड चेजर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो देखिए जो हैंड चेजर कर रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्टील की रॉड पर जो थ्रेड खराब हो गई है उन्हें ठीक करने के लिए हम लोग हैंड चेजर का प्रयोग करते हैं। तो हैंड चेजर का प्रयोग करते समय हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन इसे नीचे आधार होना अति आवश्यक होता है। चेजर प्रायः हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। यह हाई एवं टेपर किए जाते हैं, हार्ड एवं टेपर किए जाते हैं। टैंक पर लकड़ी का बड़ा हत्था लगा देते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर खराब व पहले से कटी चूड़ियों को सही रूप व साफ करने के लिए किया जाता है। मशीन चेजर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि आपका हो गया रेडियल चेजर, स्पर्श रेखीय चेजर और वृत्ताकार चेजर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पहले ड्रिल किए हुए होल को बड़ा बनाने के लिए हम लोग कौन सा टूल को क्या कहते हैं। मतलब पहले ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फार्म टूल, बोरिंग टूल। तो देखिए पहले ड्रिल किए हुए होल को अगर हमें बड़ा करना है तो उसके लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं उस टूल का नाम रहता है बोरिंग टूल। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोरिंग टूल।
पहले से ड्रिल किए हुए होल को बड़ा बनाने के लिए हम लोग बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं और यह प्रोसेस हमारा बोरिंग कहलाता है। बोरिंग क्रिया में आकार को बढ़ाकर सही साइज में लाना तथा उत्तम फिनिश प्राप्त करने के लिए की जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से कैरेज को लीड स्क्रू के द्वारा शक्ति पारित की जाती है। ऑप्शन है हाफ नट, गियर बॉक्स, एप्रन मैकेनिज्म, रैक एंड पिनियन। तो देखिए कैरेज को लीड स्क्रू के द्वारा हम लोग शक्ति पारित जो करते हैं यह हम लोग करते हैं एप्रन मैकेनिज्म के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एप्रन मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं। भिन्न भिन्न पिच की चूड़ी काटने के लिए गियर ट्रेन या गियर बॉक्स की सहायता से लीड स्क्रू को विभिन्न गतियों में घुमाया जाता है। इसके दोनों भागों में विभिन्न नट जो ऊपर नीचे स्लाइड करता है जिसे हाफ नट कहते हैं। जब थ्रेडिंग लीवर को ऊपर उठाते हैं तो एप्रन में लगे हाफ नट लीड स्क्रू को पकड़ लेते हैं जिससे कैरेज को चाल मिलती है और चूड़ी काटी जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि खराद पर किसी कटिंग को मशीनन के लिए किस में पकड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन है फेस प्लेट में, 3 चक में, 4 चक में, मैग्नेटिक स्पिंडल में। तो खराद पर किसी कास्टिंग को मशीनन करने के लिए हम लोग जो पकड़ते हैं उसे हम लोग पकड़ते हैं 4 चक में। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 4 चक। खराद पर किसी कास्टिंग को मशीन के लिए 4 चक में पकड़ा जाता है। 4 चक को इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इसमें 4 जा होते हैं जिन्हें चक्की की सहायता के द्वारा अलग अलग चलाकर जाप को पकड़ते हैं। इसके जाप को उल्टा करके बड़े माप के जाप को भी पकड़ सकते हैं। इसकी पकड़ दूसरे चक की अपेक्षा अधिक होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कैपेस्टन जो लेथ होता है में जो टरेट लेथ चढ़ाया जाता है। तो कैपेस्टन लेथ में टरेट लेथ जो चढ़ाया जाता है किस पर चढ़ाया जाता है। ऑप्शन कंपाउंड रेस्ट पर चढ़ाया जाता है, बैक टूल पोस्ट पर, हेड स्टॉक पर, रैम सैडल पर रैम की शार्ट स्लाइड को सरकाकर। देखिए जो कैपेस्टन लेथ रहता है उसमें जो टरेट लेथ को हम लोग चढ़ाते हैं यह हम लोग चढ़ाते हैं सैडल पर रैम की शार्ट स्लाइड को सरकाकर चढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैपेस्टन लेथ व टरेट लेथ अधिक उत्पादन कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इन मशीनों में टेल स्टॉक के स्थान पर 6 या 8 पहल वाला टरेट हेड लगा होता है जो अपने केंद्र पर घूमता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर गेज किस लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है थ्रेड की पिच जांचने के लिए, थ्रेडिंग टूल का एंगल जांचने के लिए, थ्रेड की पिच जांचने के लिए। तो यहाँ पे ये सेम हो गया है, ए और सी। और डी है यहाँ पे कि टूल को सही सेंटर हाइट पर सेट करने के लिए। तो देखिए जो सेंटर गेज रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि टूल को सही सेंटर हाइट पर सेट करने के लिए हम लोग सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टूल को सही सेंटर हाइट पर सेट करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। तो टूल को सही सेटिंग करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। यह टूल की नोच की स्थिति सेंटरों को लाइन करने से ऊपर होती है तो रैक एंगल बढ़ जाता है और क्लियरेंस एंगल घट जाता है, इससे कटिंग एंगल भी घट जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ पर स्पिंडल की विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो आपको पता होगा कि लेथ पर स्पिंडल की विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए हार्मोनिकल प्रोग्रेशन है, इसके बाद है डी। देखिए मशीन औजार की भरण यानी कि फीड तथा स्पीड को ज्यामिति या जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में डिजाइन किया जाता है। स्पिंडल की चालों को घटाने या बढ़ाने के लिए कौन पुली का प्रयोग करते हैं। पतली जाबों को टर्न करने के लिए स्पिंडल की चाल अधिक रखी जाती है और बड़े व्यास के जाब को टर्न करते समय चाल कम रखी जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक मैंडल का प्रयोग किसे पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है इसेंट्रिक जाब को, हैवी जाब को, थिन जाब को यानी पतले जाब को, इनमें से कोई नहीं। तो एक मैंडल का प्रयोग हम लोग जो करते हैं उसका प्रयोग करते हैं मैंडल का प्रयोग हम लोग कि इनमें से। तो देखिए लेथ मैंडल एक प्रकार की जाब को पकड़ने का साधन है। कभी कभी पतले तथा लंबे कार्यखंड की बाहरी सतह पर मशीनन की आवश्यकता पड़ती है जिनमें मशीनी छेद होता है, जैसे बुश, स्लीव, गियर खंड आदि। इस कार्य के लिए मैंडल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा जो था यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ पर लीड स्क्रू किस प्रकार का चूड़ी रखता है। तो देखिए जो लीड स्क्रू रहता है यह रहता है हमारा सिंगल स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंगल स्टार्ट। लेथ पर लीड स्क्रू तथा वाइस का जो स्क्रू रेखीय गति पारेषण के काम आते हैं। स्क्रू के एक घुमाव में उसके द्वारा चली गई अच्छी दूरी लीड कहलाती है।
एकल चूड़ी यानी कि सिंगल थ्रेड की दिशा में लीड पिच के बराबर है होती है, लेकिन डबल स्टार्ट, थ्री स्टार्ट आदि चूड़ियों की दशा में लीड उनकी पिच की क्रम से 2 गुनी और 3 गुनी होती है। लेथ का जो लीड स्क्रू रहता है वह सिंगल स्टार्टर होता है। लेड स्क्रू पर क्या होता है, एगमी थ्रेड बनी होती है और जिसका एंगल होता है हमारा 29 डिग्री होता है। अब हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कि कटिंग प्रोसेस के पैरामीटर क्या हैं। तो कटाई प्रक्रम के जो पैरामीटर हैं, ऑप्शन है कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटाई चाल, भरण व फिट कट की गहराई, ये सभी हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि कटिंग स्पीड भी है, फीड भी है और डेप्थ ऑफ कट, इन तीनों का प्रयोग करते हैं कटिंग ऑपरेशन में। तो आप क्यों, ये सब सिंगल सिंगल है तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं सही होगा। सही क्या होगा कि ये तीनों हैं कि कटाई चाल, कटाई भरण चाल और भरण व कट की गहराई, ये तीनों हैं। तो कटाई प्रक्रम को कटाई गति, भरण तथा कटाई की गहराई प्रचालों द्वारा बताया जाता है। टूल के कटाई कोर के सापेक्ष वर्कपीस की जो गति होती है और कटाई गति होती है कहलाती है, यह mm पर सेकंड या मीटर पर मिनट में व्यक्त की जाती है। वर्कपीस तथा टूल के एक चक्कर में टूल जितनी दूरी से वर्कपीस के अंदर प्रविष्ट होता है उसे हम लोग फीड कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कटिंग टूल मटेरियल में निम्न गुण होना चाहिए। ऑप्शन है हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस, टफनेस, उपरोक्त सभी। तो कटिंग टूल मटेरियल में जो गुण होता है यह रहता है कि हार्डनेस भी रहता है, वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए और टफनेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मशीनन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल एक टूल पदार्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। किसी भी एक टूल पदार्थ में ताप, कठोरता, घिसाव प्रतिरोधी, कड़ापन तथा कम घर्षण गुणांक यानी कि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आदि गुण होने चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साधन कटिंग स्पीड के चयन को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन है टूल का पदार्थ, वर्कपीस का पदार्थ, वर्कपीस का व्यास, किया जाने वाला ऑपरेशन। तो कटिंग स्पीड के चयन को जो प्रभावित नहीं करता है वह रहता हमारा कि वर्कपीस का व्यास नहीं रहता है, कटिंग स्पीड को प्रभावित नहीं डालते। जबकि टूल पर मटेरियल और वर्कपीस मटेरियल और किया जाने वाला ऑपरेशन, ये सब कटिंग स्पीड को प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पे वही दिया है कि वर्कपीस का व्यास कटिंग स्पीड को प्रभावित नहीं करता है, जबकि टूल का पदार्थ वर्कपीस का पदार्थ है और इस पर किए जाने वाले ऑपरेशन जैसे कि टर्निंग, टेपर टर्निंग आदि पर निर्भर करता है। कटिंग स्पीड पर निर्धारित जब के पदार्थ जैसे मुलायम, कठोर आदि पर होता है। टूल पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं जैसे कि फेरस टूल मटेरियल, नॉन फेरस टूल मटेरियल और नॉन मेटेलिक टूल मटेरियल। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लेथ टूल में कौन सा एंगल चिप के आसान बहाव के लिए सहायक होता है। ऑप्शन है रैक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, बैक क्लियरेंस एंगल। तो देखिए लेथ टूल में जो एंगल चिप के आसान बहाव के लिए सहायक होता है वह हमारा एंगल रहता है रैक एंगल। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रैक एंगल। संदर्भ लाइन तथा रैक फेस के बीच के एंगल को हम लोग रैक एंगल कहते हैं। यह एंगल चिप के बहाव में सहायक होता है, यह पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। कठिनाई से काटे जाने वाले पदार्थ के लिए निगेटिव रैक एंगल रखा जाता है, अधिक उपयुक्त होता है। और सीमेंटेड कार्बाइड टूल को निगेटिव रैक एंगल दिया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एंगल को बनाने के से वर्कपीस के साथ औजार की बॉडी रगड़ नहीं खाती है। ऑप्शन है रैक एंगल, हेलिक्स एंगल, क्लियरेंस एंगल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस कोण को बनाने के लिए वर्कपीस के साथ जो टूल होता है उसकी बॉडी रगड़ नहीं खाती है वह हमारा रहता है कि क्लियरेंस एंगल अगर रहे सही है तो क्या होता है कि जो वर्कपीस रहता है और टूल बॉडी के साथ रगड़ नहीं खाता है। तो पदार्थ को काटने के लिए हम लोग टूल की पर्याप्त शार्प कटिंग एज होनी चाहिए, अर्थात पर्याप्त क्लियरेंस देकर गाइड करना चाहिए। क्लियरेंस एंगल देने से केवल कटिंग एज को ही मशीन करने वाले एज के साथ टच करना पड़ता है और औजार की बॉडी रगड़ खाने से बच जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ पर चिप ब्रेकर तब आवश्यक होता है जब, देखिए कि लेथ पर चिप ब्रेकर हम लोगों के लिए तब आवश्यक होता है जब क्या हो कि हम लोग डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग कर रहे हो और चिप को तोड़ना हो तो हम लोग वहाँ पे चिप ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। चिप ब्रेकर टूल से टर्निंग करने में विभिन्न धातुओं को विभिन्न आकार के चिप्स निकलते हैं। अपेक्षाकृत भंगुर धातुओं जैसे कास्ट आयरन या ब्रोंज की मशीनन करते समय चिप अनियमित आकार के रूप में निकलते हैं।
जिसे सिगमेंटल चिप कहते हैं। तन्य धातुओं जैसे मुलायम स्टील, एल्युमिनियम आदि की मशीनन में टूल के ऊपर घुघराले चिप निकलते हैं, जिसे लगातार निकलने वाले चिप कहते हैं। इसे तोड़ना आवश्यक होता है क्योंकि यह सरफेस को खराब करती है और ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि औजार का सामर्थ्य किस एंगल पर निर्भर करता है। ऑप्शन है रैक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल और लिप एंगल। तो देखिए जो टूल का सामर्थ्य होता है, स्ट्रेंथ, यह हमारा निर्भर करता है रैक एंगल पर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रैक एंगल। देखिए कोई कोई कहेंगे कि यहाँ पे लिप एंगल भी होगा, जो कि सही तो होना चाहिए लिप एंगल, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में जब आता है तो वहाँ पे अक्सर सभी लोग रैक एंगल ही को टिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें भी एग्जाम की दृष्टि से चलना है, तो हमें रैक एंगल पर ही टिक करके आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट होगा, रैक एंगल। लिप एंगल पे हमें नहीं टिक करना है, सिर्फ रैक एंगल पे क्लिक करना रहेगा वहाँ पे ऑप्शन पे। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि जो टूल का स्ट्रेंथ होता है हमारा रैक एंगल पर निर्भर करता है, लिप एंगल पर नहीं। देखिए यहाँ पे दिया है कि टूल का सामर्थ्य रैक एंगल पर निर्भर करता है। रैक एंगल पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। रैक एंगल पदार्थ के मशीनन के ऊपर निर्भर करता है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव एंगल होगा। रफ टर्निंग के लिए सीमेंटेड कार्बाइड टिप और औजार में प्रायः निगेटिव रैक का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव रैक से कटिंग एज अधिक मजबूत बन जाता है। पॉजिटिव रैक होने से कोण अधिकतर माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास और ब्रोंज आदि के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल द्वारा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की जा सकती है। ऑप्शन है शेपिंग, टर्निंग, मिलिंग और ग्राइंडिंग। तो लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल के द्वारा हम लोग जो प्रक्रिया कर सकते हैं वह हमारा रहता है टर्निंग। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टर्निंग। लेथ मशीन पर हम लोग कटिंग टूल के द्वारा टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग, चैम्फरिंग, पैरेलल टर्निंग, टेपर टर्निंग आदि प्रक्रिया कर सकते हैं, जबकि शेपिंग क्रिया शेपर मशीन पर की जाएगी। मिलिंग ऑपरेशन हमारा मिलिंग मशीन पर की जाए, और जो ग्राइंडिंग पहिया रहता है जैप के द्वारा हम लोग ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो लेथ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, जबकि मिलिंग मशीन पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है औजार को ठंडा करने के लिए, वर्कपीस को ठंडा करने के लिए, सरफेस फिनिश सुधारने के लिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए कटिंग फ्लूइड का हम लोग जो प्रयोग करते हैं औजार को भी ठंडा करने के लिए, वर्कपीस को भी ठंडा करने के लिए और सरफेस फिनिश सुधारने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। धातु के कर्तन के समय कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातु के कटिंग के दौरान औजार गर्म हो जाता है, साथ ही वर्कपीस भी गर्म हो जाता है। कटिंग द्रव के प्रयोग के से औजार एवं वर्कपीस दोनों को ठंडा रखा जाता है। कटिंग द्रव के प्रयोग के कारण सरफेस फिनिश अच्छी आती है। स्टील के मशीनों के लिए प्राय सोल्युबल ऑयल का प्रयोग कर्तन द्रव के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कि सेंटर ड्रिल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ है यानी मटेरियल प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन है कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील। तो देखिए जो सेंट्रल ड्रिल रहता है इसको बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह मटेरियल रहता है हमारा हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। तो सेंट्रल ड्रिल को हाई स्पीड स्टील से बेलनाकार आकार में बनाया जाता है। इसमें प्लेन ड्रिल और काउंटर सिंक होता है, जिसे हार्ड करके ग्राइंड किया जाता है। यह मानक साइजों में पाया जाता है। इसका प्रयोग सेंटर होल की ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। कटिंग फ्लूइड के दो मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए कटिंग फ्लूइड का जो मेन उद्देश्य होता है कि ठंडा भी करना होता है और अच्छी फिनिश करना भी होता है। तो 64 का यहाँ पे यहाँ पे हमारा सी आंसर करेंगे, ठंडा करना तथा चिप को दूर करना कटिंग फ्लूइड का कार्य होता है, कि ठंडा तथा चिप को दूर करने का कार्य होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि कटाई टूल जो होता है कटाई तरल यानी के जो उद्देश्य होते हैं होता है कि क्रिया के अंतर्गत टूल और वर्कपीस को ठंडा रखता है। औजार और वर्कपीस के बीच क्या होता है, घर्षण कम करता है। टूल का जीवन काल बढ़ाता है और अपने साथ कटे धातु तथा धूल बहा ले जाता है, और मशीनन के अंतर्गत उपजी हीट रहती है उसको अपने साथ बहा ले जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल के मशीनन के लिए उच्च चाल इस्पात एकल बिंदु कटाई टूल का पश्च रैक एंगल कितना होता है। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, 7 डिग्री। तो यह जो हमारा एंगल होता है ये हमारा होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। पीतल के मशीनन के लिए हाई स्पीड स्टील या HSS जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट,
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का बैक रैक एंगल 0 डिग्री होता है। सीमेंटेड कार्बाइड टूल पर निगेटिव रैक एंगल दिया जाता है। हाई स्पीड स्टील लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अपनी कठोरता बनाए रखता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि टूल द्वारा कारेखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है फीट, डेप्थ ऑफ कट, टूल स्पीड, कटिंग स्पीड। तो देखिए टूल द्वारा वर्कपीस की एक चक्कर में चली गई दूरी हमारी कहलाती है फीड। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा फीड। कटाई औजार द्वारा कारेखंड की सतह पर किसी निश्चित स्थिति से प्रत्येक बार गुजरने में चली गई दूरी कटाई औजार का भरण कहलाता है। इसकी इकाई मिलीमीटर प्रति चक्कर होता है। कटाई औजार द्वारा एक बार या एक कट में काटी गई पदार्थ की सतह की मोटाई को कटाई की गहराई कहते हैं। इसे सामान्यतः मिलीमीटर में मापी जाती है। मशीन की सभी संक्रियाओं के अंतर्गत औजार के कटाई किनारे के सापेक्ष वर्कपीस की गति को कटाई कहते हैं। इसे मीटर प्रति मिनट में मापा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मशीन चेजर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? आपने इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए, आंतरिक चूड़ियाँ तथा बाह्य चूड़ियाँ दोनों के लिए, बाहरी सतह की को प्लेन करने के लिए। तो बाहरी सतह को प्लेन करने के लिए है। तो देखिए जो मशीन चेजर रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आंतरिक चूड़ी और बाह्य चूड़ी दोनों को बनाने के लिए हम लोग मशीन चेजर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो मशीन चेजर होता है ये हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग करते हैं। बाहरी चूड़ियाँ बनाने के लिए इन चेजरों को सेल्फ ओपनिंग डाई हैंड में, और आंतरिक चूड़ियाँ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोलैप्सिबल टैप होल्डर में पकड़ते हैं। चूड़ियों के कौन कौन से ग्रेड होते हैं? ऑप्शन है फाइन ग्रेड, मीडियम, कोर्स, ये सभी। तो देखिए चूड़ियों के क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। तो फाइन ग्रेड भी होता है, मीडियम ग्रेन भी होता है और कोर्स ग्रेन भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए चूड़ी के 3 ग्रेड होते हैं जैसे कि फाइन ग्रेड, मीडियम ग्रेड और कोर्स ग्रेड। फाइन ग्रेड वाली चूड़ियाँ मापन कार्यों में प्रयुक्त होने वाली स्पिंडलों पर प्रयोग की जाती हैं। मध्यम ग्रेड की जो चूड़ियाँ होती हैं सामान्यतः चल स्पिंडलों पर गति पारेषण में काम आती हैं, और जो रुच्छ चूड़ियों का उपयोग हम लोग स्क्रू आदि पर अस्थायी जोड़ बनाने के लिए करते हैं। चूड़ियों का निर्माण डाई टैप तथा डाई स्टाकों की सहायता से हाथ और मशीनों के द्वारा करते हैं। हाई स्पीड स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको बताना है। तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील रहता है इसमें जो परसेंटेज रहता है यह हमारा परसेंटेज रहता है 0.8 से 1.5%। तो हाई स्पीड स्टील में जो कार्बन परसेंटेज रहता है 0.8 से 1.5% तक पाया जाता है, जबकि मध्यम कार्बन इस्पात में 0.45 से 0.8% कार्बन पाया जाता है, और जो माइल्ड स्टील रहता है इसमें 0.15 से 0.45% तक कार्बन पाया जाता है। कास्ट आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वह 2% से अधिक होती है। अब हमारा 70 नंबर क्वेश्चन कि साइड कटिंग कोर तथा एंड कटिंग कोर के बीच का एंगल क्या कहलाता है? ऑप्शन है नोज एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। तो साइड कटिंग कोर तथा एंड कटिंग कोर के बीच का जो एंगल होता है ये हमारा कहलाता है नोज एंगल। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा नोज एंगल। साइड कटिंग कोर तथा एंड कटिंग कोर के बीच का एंगल नोज एंगल कहलाता है। बड़ी नासिका त्रिज्या औजार को मजबूती देती है और रफिंग कट के लिए प्रयोग की जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मेटल कटिंग के दौरान कुल उत्पन्न ऊष्मा में से चिप द्वारा ऊष्मा ली जाती है। तो देखिए ये जो लिया जाता है तो यह हमारा 50 से 70% चिप ले जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि धातु कटाई के दौरान कुल उत्पन्न ऊष्मा में से चिप द्वारा 50 से 70% ऊष्मा ली जाती है। ब्रिटाइल मटेरियल में मशीनन में डिसकंटिन्यूअस चिप बनता है और माइल्ड स्टील की मशीनन में कंटिन्यूअस चिप बनता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए जो स्टेनलेस स्टील रहता है उसमें हमारे निकिल, क्रोमियम, आयरन और कार्बन ये 4 तत्व होते हैं स्टेनलेस स्टील में। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ शेपर और प्लेनर में किस प्रकार का टूल प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए लेथ शेपर और प्लेनर में हमारा क्या होता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है। लेथ शेपर और प्लेनर में हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है। लेथ शेपर और प्लेनर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रयोग करते हैं, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग हम लोग मिलिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन और ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं।
74 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या रखता है। तो देखिए जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है वह रैक एंगल भी रखता है, कटिंग एंगल और लिप एंगल ये सभी रखता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, लिप एंगल। लिप एंगल क्या होता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए जो साधारणतः लिप एंगल का मान होता है 60 से 80 डिग्री होता है। रैक एंगल जो होता है इसे हम लोग रैक एंगल पॉजिटिव या निगेटिव दोनों प्रकार का होता है। ब्रास के लिए जो रैक एंगल होता है ये हमारा 0 रखते हैं। कटिंग एंगल क्या है कि यह लेथ के औजार के कटिंग एज का मुख्य एंगल है। यह कोण मुलायम पदार्थ के लिए कम और हार्ड पदार्थों के लिए अधिक होता है। टूल लाइफ किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए जो टूल लाइफ प्रभावित होता है यह हमारा प्रभावित होता है डेप्थ ऑफ कट से भी, कटिंग स्पीड से भी और फीड से भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो टूल लाइफ निम्नलिखित कारकों यानी कि फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कि डेप्थ ऑफ कट, नोज रेडियस, कटिंग स्पीड और फीड। तो याद रखिएगा कि इसमें नोज रेडियस भी रहता है और इनका जो सही क्रम रहता है कि सबसे ज़्यादा जो आरोही क्रम है सबसे ज़्यादा इसकी कटिंग स्पीड प्रभावित होता है, फिर उससे कम फीड, फिर डेप्थ ऑफ कट, फिर हमारा नोज रेडियस रहता है। निगेटिव रैक एंगल किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, कार्बाइड टूल भारी भारों के लिए और कठोर पदार्थों उपयोग सभी के लिए। तो जो निगेटिव रैक एंगल हम लोग कार्बाइड टूल के लिए भी यूज करते हैं, भारी यानी कि हैवी लोड के लिए भी यूज करते हैं और हार्डर मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग कार्बाइड टूल, हैवी लोड और कठोर पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों एंगल दिए जाते हैं। ब्रास की मशीन के लिए रैक एंगल शून्य रखते हैं और सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए समकर्तन औजार कमजोर होते हैं, सीयर कर्तन में कमजोर होते हैं। सिरेमिक कटिंग टूल होते हैं, ऑप्शन है टिप के रूप में उपलब्ध, कम बंकन सामर्थ्य और भंगुर एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर के बने होते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं, टिप के रूप में भी उपलब्ध होते हैं, कम बंकन सामर्थ्य और भंगुर भी होते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर के बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सिरेमिक को सस्ते एलाइन एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है जो कार्बाइड से बेहतर होते हैं। सिरेमिक टिप का प्रयोग प्रायः फिनिश और सेमी फिनिश के लिए प्रयोग किया जाता है। सिरेमिक कर्तन औजार कम बंकन सामर्थ्य के तथा भंगुर होते हैं और साथ ही एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर के बने होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वीटी का पावर यानी इक्वल टू सी के संबंध में कार्बाइड टूल के लिए एन का मान कितना होता है। तो देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट एन रहता है यहाँ पे एन का मान टूल मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो कार्बाइड टूल के लिए एन का मान जो होता है ये हमारा होता है 0.2 से 0.25 होता है, यानी कि 0.20 से 0.25 होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। तो वीटी का पावर एन इक्वल टू सी के संबंध में जहाँ एन क्या हमारा एक घातांक है यानी कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जो औजार और वर्कपीस के मध्य कारखंड पर निर्भर करता है, और जहाँ पे सी हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो एन का मान देखिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील के लिए क्या होता है हमारा 0.1 से 0.2 होता है। कार्बाइड टूल के लिए एन का मान होता है 0.2 से 0.25 और सिरेमिक टूल के लिए होता है 0.4 से 0.55। और देखिए यदि टूल लाइफ घटती है तो कटिंग स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पे हमारा आज लेथ मशीन पर क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।